दिस वीडियो स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आपने अपना F3 का कोर्स कंप्लीट किया और हमने उस पर पूरी कोशिश की, चाहे FA1 हो, FA2 हो या F3 हो, तीनों कोर्सेज़ के अंदर डिटेल में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके उसे 100% कंप्लीट करने की कोशिश की। नाउ दिस इज़ योर टाइम कि आप अब इस कोर्स पे ग्रिप कैसे हासिल करते हैं। तो मेरी इस वीडियो के मकसद दो हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो, इसको समझ लें। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये बताना कि हाउ टू स्टडी, ठीक है, आपने पढ़ना कैसे है। नंबर सेकंड, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। और द लास्ट वन कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये तीन चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले सर, पढ़ना कैसे। देखिए, सबसे पहले आपने हमारा लेक्चर सुना, लेट से आपने जो है वो IAS 38 सुना। अगर आप FA1 की बात करें, लेट से आपने सेल टैक्स को सुना, तो सेल टैक्स आपने बहुत गौर से सुना, उसकी एक एक चीज़ नोट कर ली। साथ साथ नोट ज़रूर कीजिएगा, सिर्फ सुनिएगा नहीं। अक्सर स्टूडेंट सिर्फ उसको वीडियो की तरह देख रहे होते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको प्रॉपर राइट डाउन करके अपने नोट्स भी बनाएं साथ साथ, जो टीचर पढ़ा रहा है आपको वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है। सबसे पहले आपने इस तरीके से मेहनत करके वीडियो को दिल लगा के देखा पूरा। अब उसमें मैंने जो सवालात आपको कराए, पहले आप वो मेरे साथ कर लें। फिर उसके बाद आपने उस टॉपिक की किताब को खोला, उस टॉपिक की किताब को आपने पढ़ना शुरू किया और उसको पूरी थॉरली पढ़ा और अपने छोटे छोटे नोट्स बना लिए हर पेज पे। जैसे आप अगर कैप्लान की स्टडी टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आपने हर पेज पे कहा कि यार इस पेज पे 3 अहम बातें लिखी हुई हैं, तो पॉइंटर्स की सूरत में आपने टॉप पे जो है वो उसको मेंशन कर दिया, ठीक है। ये तरीका हो गया आपकी थ्योरी कंप्लीट करने का, चाहे FA1 की बात करें, FA2 की बात करें या F3 की बात करें। तो आपने जितने भी टॉपिक हैं उसकी किताब खोल ली, उसके पेजेस खोले। तो पहला पेज आपने सेल टैक्स का पढ़ा, आपको लगा इसमें 3 बातें अहम है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फ़र्क है, आपने वो लिख लिया, ठीक है। और इसी तरीके से गुड्स की कितनी टाइप होती हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स, टैक्सेबल गुड्स, जीरो रेटेड गुड्स, ये लिख लिया। इस तरीके से समझाने के लिए कि हर पेज पे कुछ अहम बातें आपको नजर आएंगी, वो आपने नोट्स बना के लिख लिया, ताकि दोबारा जब आप उस किताब को खोलें तो आपको पूरा पूरा पेज ना पढ़ना पड़े, सिर्फ जो आपने जो समरी लिखी हुई है बस आप उसको पढ़ लीजिए। ये हो गया दूसरा स्टेप। पहला लेक्चर सुना नोटिंग के साथ। नंबर 2, उसके अंदर वही सारे सवाल जो टीचर ने कराए में वो आपने साथ साथ सॉल्व कर लिए। नंबर 2, आपने उसकी रीडिंग कर ली। अब नंबर 3 क्या है, आप उसकी किट पूरी करें। कैप्लान किट, ARK किट, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमने आपके लिए एक मुश्किल क्वेश्चंस का बंच तैयार किया है। FA1, FA2, F3 मिला के एक ही किताब में एक ही किट है। आप तबानीस की जो है वो किसी भी बुक शॉप से आकर, चाहे PCHS या नॉर्थ से आप आके आप कह सकते हैं सर ARK किट दे दे, तो इंशाल्लाह आपको दे दी जाएगी। उसके अंदर आपको FA1, FA2, F3 तीनों के जो है वो MCQs, डिफ़िकल्ट MCQs में डाले गए हैं, ताकि आपको मज़ीद अच्छी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो सके। वो आपने कर ली सेकंड नंबर पर। थर्ड पे आपने BBB किट सॉल्व कर ली और फोर्थ पे आपने अपना ACC हब मटेरियल सॉल्व कर लिया, ठीक है, जो आपके पोर्टल्स पे मौजूद है। ये 4 काम, किताब की रीडिंग 5 और लेक्चर सुनना, ये टोटल 6 काम है। ये 6 काम करने के बाद आप अपने एग्ज़ाम, अपनी स्टडीज़ के हवाले से बिल्कुल, कोर्स कवरेज के हवाले से बिल्कुल 100% हो गए। फिर उसके बाद मिक्स बैंक्स की बारी आती है। जैसे आपने सारा कोर्स कंप्लीट किया, मिक्स बैंक सॉल्व करें, चाहे FA1 के हों, FA2 के, F3 के हों, सबके मिक्स बैंक आपकी हर किट के अंदर मौजूद हैं। आपके हब्स जो है ना वो ACC जो आपका पोर्टल है वहाँ पर भी मौजूद है। आपने वो मिक्स बैंक सॉल्व कर लिए पूरे 50-50 MCQs वाले। FA1, FA2 की अगर बात करूँ और F3 का, तो आप जानते हैं पूरा जो पेपर का पैटर्न है वो MCQs और MTQs दोनों पे है। तो सर अब आपने मिक्स बैंक्स को सॉल्व कर लिया सारे के सारे। फिर उसके बाद आपने जब डेट बुक करा ली अपने एग्ज़ाम की, तो TSA ये फैसिलिटी भी दे रहा होता है हमारा कि आपको हब जो है वो ACCA के पास पेपर्स दे दिए जाते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ACCA हब मॉक्स जिसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है। आपको 3 दिए जाते हैं, वो आप लाजमी अटैम्प्ट करें बिफोर योर एग्ज़ाम, ठीक है। और अटैम्प्ट करने का तरीका क्या है, बिल्कुल एग्जामिनेशन माहौल की तरह। जैसे आप घर में बैठे हैं, आपने अपना रूम लॉक किया, लैपटॉप अपना लिया और अपने कैलकुलेटर को लिया, जिस तरह आप एग्ज़ाम में जाके अपना एग्ज़ाम देते हैं, उस तरीके से आपने पहला हब मॉक सॉल्व किया। उसमें लेट से आपके 80 मार्क्स आए। फिर आप देखें 1-2 दिन लगाएं कि यार मेरी क्या क्या चीज़ें वीक हैं, क्या क्या गलती हैं। फिर 2 दिन बाद दूसरा हब मॉक, फिर 2 दिन बाद तीसरा। इस तरीके से आपने इंडिविजुअली और टाइम लिमिट के साथ, जो आपके एग्ज़ाम का टाइम है उसके अंदर रहते हुए आपने टाइम लिमिट्स के साथ जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। तो 3 तरीके से यूँ समझे, पेपर में बैठने से पहले आपने मिक्स बैंक सारे कर लिए, आपने हब मॉक्स कर लिए, अब आप पेपर के लिए 100% तैयार हैं। तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया पढ़ना कैसे है
और अपने आप को परफेक्ट कैसे करना है पेपर के लिए। अब आखिरी बात करते हैं कि सर पेपर जब मैं देने जाऊंगा तो वहाँ पे मेरी अप्रोच क्या होगी, पेपर से पहले कौन सी गलतियाँ नहीं करनी, और पेपर को मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है जिससे मैं अपने टाइम लिमिट के अंदर रहते रहते मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकूँ। तो पहली याद रखिए, जो बहुत बड़ी स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं वो पेपर के लिए प्रैक्टिस की लैकिंग है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने सारी किट्स पूरी सॉल्व करनी है। देखिए जो स्टूडेंट 50-60 नंबर ले आते हैं और खुश हो जाते हैं कि मैं तो पास हो गया, देखिए आप एक बात को समझिएगा यहाँ पर, ये आपको सारी ज़िंदगी काम आएगी, ये बात बहुत गौर से समझिएगा। लेट से आपने FA1 पास कर लिया 60 नंबर से, FA2 70 नंबर से, और F3 आपने 65 पे पास कर लिया। देखिए थोड़े थोड़े नंबरों का मसला ये है, इसका मतलब है आप पूरा 100% कोर्स कवर नहीं कर रहे, आप मैसिव प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आपके अंदर एबिलिटीज़ भी कम होती जा रही हैं। ये सब कॉस्ट करेगा आपको आगे पेपर्स में, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा था कि देखिए जब हम F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट इटसेल्फ खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो जब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्टूडेंट हमारे सामने आते हैं F9 में स्किल्स के आखिरी पेपर में, वहाँ पर भी स्टूडेंट जो है वो इन चीज़ों में वीक होते हैं। और क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू के पेपर्स में क्या किया होता है, सिलेक्टिव स्टडीज़ की भी होती है। तो एक ये नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस पूरी कीजिएगा, जिस तरह मैंने बताया कि कहाँ कहाँ से करनी है। जब आप 100% प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट पेपर में पूरा नज़र आएगा कि यार मैं चूँकि पिछले पेपर में मेहनत करके गया था, मुझे नए पेपर में कितनी आसानी हो रही है, फिर आप देखिएगा। तो इसीलिए ये मत समझिए कि सिर्फ ये पेपर पास करना है, आपको आगे भी तो पास करना है, पूरा इसी से इंशाल्लाह करना है। तो फिर आप कैसे करेंगे अगर आप सिलेक्टेड चीज़ों को लेकर चलेंगे? प्रोफेशनल बॉडीज़ में ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो ये एक इशू होगा। तो सबसे पहले लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। अब जब पेपर की डेट आपने बुक करा ली आपने हम मार्क्स दे दिए, जिस तरह मैंने बताया 2 दिन के फ़र्क से, अब उसके बाद आप जब पेपर देने जाते हैं तो आपकी नींद बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे स्टूडेंट्स पूरी रात पढ़ के जाते हैं और सुबह पेपर देने चले जाते हैं। आप सिस्टम के आगे वो बैठे हुए, उनको नींद का इतना इशू है क्योंकि दिमाग से तो आपने पेपर करना है, और दिमाग एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आपने सोए नहीं तो उसको बिल्कुल, अगर आपको सोए नहीं तो उसको दिमाग को एनर्जी नहीं मिली, वो आपका साथ नहीं देगा फिर पेपर में। तो आपने नींद पूरी करके जाना है पेपर में, पहली बात। अब आप चाहे दोपहर की शिफ्ट हो, आपका सुबह की शिफ्ट हो, किसी भी शिफ्ट में आप पेपर दे रहे हो, यू नीड टू कंप्लीट योर स्लीप फॉर 8 आवर्स, ठीक है। 8 घंटे की पूरी नींद देके आप पेपर में आएंगे। उसके बाद आपने जब पेपर स्टार्ट करना है, पहले मैं बात करूँ FA1 FA2 की, तो वहाँ पर आपने MCQ से जब स्टार्ट किया तो ज़रूरी नहीं कि MCQ नंबर 1 से ही आप सॉल्व करना शुरू कर दें। आप थोड़ा सा 2 मिनट लगाएं, जब थॉरली देखें कि यार कौन कौन से आसान MCQs हैं जो मुझे पहले सॉल्व कर लेने चाहिए। देखिए आपने ना पहले पास होना है। पास होने का मतलब है कि 50 में से 25 MCQ सही करने, ठीक है। तो आप बहुत रिलैक्स होके छोटे और आसान, ये बात मेरी याद रखिएगा, छोटे और आसान MCQ सॉल्व करना शुरू करें और 1 से लेकर 50 तक चले जाएं। और आप देखेंगे कि आपने पहला जब 1 से 50 तक आपका सर्कल कंप्लीट होगा तो आप उसमें से लेट से 20 क्वेश्चन आप कर चुके, फिर दोबारा स्टार्ट करें। जो सवाल भी आपको लगता है बड़ा है या टाइम कंज्यूम कर रहा है मेरा, आप उसको फ्लैग करके आगे बढ़ें। टाइम नहीं अपना ज़ाया कीजिए, किसी भी क्वेश्चन पे आपने टाइम ज़ाया नहीं करना। नेक्स्ट पे आएँ, आगे बढ़ते रहें, छोड़ते रहें सवालात को, यूँ रिसाइकलिंग करते रहें, दोबारा फिर आ जाएँ कि यार मैंने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया था, नेक्स्ट चक्कर में पहले 3 सॉल्व देख लिया। अगर अच्छा उस टाइम भी वो नहीं हो रहा तो आप नेक्स्ट साइकिल में फिर छोड़ दें उसको, फिर आगे बढ़ें। इस तरीके से रिसाइकलिंग कर करके आपने आसान और छोटे MCQ सॉल्व कर लिए। आखिर में आप देखेंगे कि आप 3-4 रिसाइकलिंग करने के बाद 40-45 MCQs कर चुके होंगे। अब जो 4 से 5 MCQs रहते हैं, ये वो MCQs हैं जो एग्जामिनर ने आपको दिए थे, आपको डॉज करने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उसी MCQs पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वहीं खड़े खड़े अपना सारा टाइम ज़ाया करते हैं, और बेचारे अगले MCQ सारे आते हैं उनको। अक्सर स्टूडेंट आगे बताते हैं, फीडबैक देते हैं कि सर एक MCQs में इतना टाइम लग गया, बाद में मैंने देखा कि अगले MCQ सारे मुझे आते थे सर, लेकिन वो मैं सॉल्व ही नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? इसलिए नहीं कर पाया कि सर वो मुझे पिछले MCQs में इतना टाइम लग गया था। तो और दिमाग भी फिर आपका साथ छोड़ देता है, क्योंकि आप इतना कंज्यूम कर चुके होते हैं वहाँ पे कि अब आपको थकावट सी फील होती है, फिर आप उकताने लग जाते हैं, तो फिर आपके अगले क्वेश्चंस कॉस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपने किसी भी सवाल पर टाइम नहीं लगाना और छोटे और आसान MCQs पहले सॉल्व किए, रिसाइकलिंग करते रहें, और लास्ट में जो बच गए क्वेश्चंस पर आपके पास 15-20 मिनट होंगे, उसमें आराम से आप उनको भी सॉल्व कीजिए और यूँ 100% पेपर आप कंप्लीट कर लेंगे। और F3 के अंदर MTQs पहले नहीं कीजिएगा, MCQs पहले सॉल्व करेंगे, फिर MTQs के ऊपर आएंगे। अप्रोच वहाँ पे भी सेम ही होगी, आसान और छोटे MCQs पहले, फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट को आपने लास्ट में देखना है। तो ये पेपर देने का आपका तरीका होगा। तो स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, और
इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे और लाजमी हमारे साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।